हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है, हमारा डेली का ही टारगेट रहता है 30 में 30 लाना अपना। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आप लोगों को कितने सही हुए हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आप लोगों के लिए पेपर 2 के लिए है। और देखिए, जब आप पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी पेपर 1 की तैयारी हो जाती है। और देखिए, जो भी हमने इसमें क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आज हम, सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि देखिए शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, जब दिक्कत कब आती है आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ज्यादा से ज्यादा जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तब आप लोग क्या है कि जो आपके नंबर है, स्कोर है, वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, कर लीजिए। हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग है तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ताकि स्क्रीन पर जो है कि हमारे क्वेश्चन पूरी तरीके से आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं। ठीक है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि जो सबसे सही है वही आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चे हैं उनका बुद्धि स्तर निम्न है। ठीक है, दूसरा है कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये हो सकता है आपका, क्योंकि आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन उपयुक्त है इसको आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रुचि नहीं है इसलिए वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और चौथा है कि बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोन्नत करने से बात नहीं आती है। देखिए, जब आपके जो क्लास में जो बच्चे हैं, जब वो कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है, तो ये जो परिस्थिति है इसका विश्लेषण करने के लिए आपको सबसे अच्छा, आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है, तो इसलिए आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये भी देखिए क्वेश्चंस लॉन्ग ही हमने लिया है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके आज के लॉन्ग है। क्वेश्चन है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, यानी कि जो कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी असफलता, यानी कि जो अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पहला ऑप्शन है आकलन जो है वो वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति, ठीक है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। और चौथा ऑप्शन है कि कुछ बच्चों के अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपकी देखिए जो व्यवस्था अच्छी होगी तो बच्चे अनुत्तीर्ण ज्यादा से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो पहला है ये भी आपका गलत होगा, कि जो आकलन वस्तुनिष्ठ तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका नहीं होगा। जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा, कि जो पाठ्यक्रम है, शिक्षण पद्धति है तथा जो आकलन प्रक्रिया है, ठीक है, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है कि जो बच्चा है वो कक्षा में अपने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो क्यों असफल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी, यानी कि एक अध्यापिका है वो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो उसके विद्यार्थी हैं वो आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में वो क्या करेगी, यानी कि वह करेगी, पहला ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका
कि इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। देखिए, जब अभिसारी चिंतन की आती है तो यहाँ पर आपका ये निगेटिव होगा, क्योंकि जब आप बच्चों के लिए यानी कि जब आप क्रिएटिविटी यानी कि जो बच्चों में सृजनात्मकता का भाव उत्पन्न करते हैं तो वहां पर अभिसारी चिंतन नहीं होता, वहां पर अपसारी चिंतन होता है। ठीक है। और तीसरा है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से, और चौथा है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, एक बार हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन चेक करेंगे क्या कहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन जो कहता है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो इस संदर्भ में वो क्या करेगी। तो इस संदर्भ में जो सबसे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से, यानी कि व्यक्तिगत रूप से आप उस पर ध्यान देंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। यानी कि कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। दूसरा है जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो ये आपका तो बिल्कुल ही नहीं होगा, निगेटिव होगा, पहला भी नहीं होगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। और चौथा है कि बच्चों को अपने भाग कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब आप संकल्पनात्मक स्पष्टता की बात करते हैं, संकल्पना की बात करते हैं, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर जिज्ञासा को बढ़ाना है या फिर उनको यह महसूस करवाना है कि उनके उनकी बुद्धि कितनी कम है या फिर कितनी ज्यादा है, तो ये सब आपका निगेटिव होता है। ठीक है। जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 3 ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है, यानी कि जो अधिगम अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं उनकी एक विशेषता है। पहला ऑप्शन है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। दूसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह के रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई। तीसरा ऑप्शन है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। और चौथा है एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की बात आती है, ठीक है, तो वे बच्चे देखिए जो धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने तथा शब्दों को पलटकर जाने में कठिनाई का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बढ़ेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है। देखिए, जो इनकी अन्य विशेषताएं होती हैं फ्रेंड्स, ये अस्थिर होते हैं। ठीक है। इनकी सांवेगिक कठिनाइयां होती हैं, मंद व अपर्याप्त शारीरिक विकास, ये सब इनके होते हैं जो अधिगम अशक्त वाले बच्चे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका 2 होगा। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थी की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। यहाँ पर सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा वो आपको बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं है कि आकलन पद्धति आप तभी करेंगे। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन चलते हैं, क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा कि आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या कहता है फ्रेंड्स कि जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों के आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। तो यही आपका सबसे करेक्ट होना चाहिए। बट चौथा है आपका कि जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा कि विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विधियों के वैकल्पिक समाधानों के आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। ठीक है। देखिए, जो आकलन होता है, ठीक है, इसके द्वारा जो विद्यार्थी है वो अधिक प्रभावी विद्यार्थी बनने में उसको मदद मिलती है आकलन से। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आपका 3 होगा। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है।
क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, ठीक है। जो वाइगोत्स्की हैं इनके अनुसार समीपस्थ विकास का क्या क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। चौथा ऑप्शन है कि बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बात किया गया है कि वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है फ्रेंड्स, वो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है वही आपके समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं, ठीक है। यानी कि जो पियाजे का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके अनुसार जो बच्चे हैं वो निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पहला ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। देखिए फ्रेंड्स, रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, जहां पर याद करना आता है ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो यहाँ पर जब पुरस्कार की बात आती है, ठीक है, तो ये भी आपका निगेटिव होता है। और चौथा है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए। जब आपके समाज का या फिर सामाजिक सांस्कृतिक की बात आती है तो यहाँ से ये लेवाइगोत्स्की से संबंधित है, न कि पियाजे से, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और चौथा है अनुकूलन की प्रक्रियाएं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए जो पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है, इनके अनुसार जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। देखिए जो पियाजे हैं ये इन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए बच्चों में अपने वातावरण के समायोजन की प्रवृत्ति को अनुकूल कहा है और इसे देखिए दो उप क्रियाओं में बांटा है, ठीक है, आत्मसातकरण और समंजन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से पियाजे से संबंधित है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे, यानी कि जो 2 से लेकर के जो 7 वर्ष की अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बात की गई है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया, यानी कि किसके कारण वे बच्चे जो है वो याद रखने में असमर्थ होते हैं? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तीसरा है व्यक्तिगत कल्पित कथा। और चौथा है विचार की अनुत्क्रमणीयता, यानी कि पलट न सके। तो सही ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। देखिए जो पियाजे हैं ये अनुमोदन करते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके विचार की जो अनुत्क्रमणीयता के कारण जो याद रखने में असमर्थता होती है वो यही होती है, ठीक है। और इस अवस्था में बालक किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति भी वो अनभिज्ञ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, आपको बताना है क्या है, ठीक है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है मूल्यों, विश्वासों तथा अभिलेखों को अर्जित करने की। दूसरा ऑप्शन है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तीसरा है घुलने मिलने तथा समायोजन की। और चौथा है एक समाज के संस्कृति की आलोचना करना सीखने के, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो समाजीकरण है वो एक प्रक्रिया है, किसकी? मूल्यों, विश्वासों और तथा या फिर और अभिलेखों को अर्जित करने की समाजीकरण एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है, ठीक है। यानी कि रिसर्च से पता चला है कि जो विद्यालय हैं उनमें अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। तो
उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है, जो 6 to 8 वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, इस स्तर पर विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, कि जो उच्च प्राइमरी विद्यालय में जो टीचर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। ऐसा भी होता है कहीं कहीं, ठीक है, कि जो मध्याह्न भोजन के दौरान जो दलित बच्चे होते हैं उनको अलग बैठा दिया जाता है। बट हर जगह नहीं होता, बट कहीं कहीं होता है ऐसा, ठीक है, ये आपके रिसर्च से पता लगाया गया है। और चौथा है कि लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी भी देखिए जो जेंडर बायसनेस है, यानी कि जो जेंडर रूढ़िबद्धता है, ठीक है, उसमें भी अभी भी माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो गृह विज्ञान के लिए होती हैं और जो लड़के होते हैं वो गणित और विज्ञान के लिए होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके उदाहरण बिल्कुल सही है। जो नहीं है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, देखिए यही नहीं है, तो जो नहीं है वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन देखिए ये भी काफी लॉन्ग है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। यानी कि जो एक अध्यापिका है, ठीक है, वो समाज के जो वंचित वर्ग से बच्चे आए हैं उनकी आवश्यकताओं के प्रति जो प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया है, ठीक है, वो किसके द्वारा कर सकती है। पहला ऑप्शन है आपका, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। और दूसरा ऑप्शन है कि वंचित वर्ग से आए बच्चे को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। थर्ड ऑप्शन है कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। और आपका चौथा ऑप्शन है कि उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न कर पाए, ठीक है। तो देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक अध्यापिका है वो समाज के वंचित वर्गों से जो बच्चे आए हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से जो प्रतिक्रिया है वो किसके द्वारा करेगी। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि जो एक विद्यालय व्यवस्था है तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे कि पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं जो है वो झलकती हैं, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है, ठीक है। देखिए जब पक्षपात और जो रूढ़िबद्धताएं झलकती है फ्रेंड्स, एक चीज और इसमें बता दें, ताकि देखिए जो वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके रवैये को उचित तरीके से नियंत्रण में रखा जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ही आपका थर्ड बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो, ठीक है। यानी कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका जो है वो सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। पहला ऑप्शन है क्या सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। दूसरा ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तीसरा ऑप्शन है अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशंसा की अपेक्षाओं को पूरा करना। और चौथा है आकलन उपकरणों का मानकीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स कि जब एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन जो है वो किसमें सम्मिलित हो सकती है, तो वो अपने विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित करेगी इसमें, ठीक है। बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, ठीक है। आपको बताना है जो आपके कोहल वर्ग है नैतिक विकास का सिद्धांत जिसने दिया है, ठीक है, इनकी एक प्रमुख आलोचना क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तीसरा ऑप्शन है कि कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और चौथा है कि कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो कोहल वर्ग का सिद्धांत है, ठीक है, उनकी एक इसमें से प्रमुख आलोचना यह है कि जो उन्होंने यानी कि जो कोहल वर्ग है, ठीक है, इन्होंने पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। ठीक है। देखिए, जो कोहल वर्ग के अंतर्दृष्टि या फिर सूझ द्वारा सीखने के जो सिद्धांत है, ठीक है, इसका आधार जो है वो अनुभूति मूलक था। उन्होंने नैतिक तार्किकता को विकासात्मक कहा था। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच, ठीक है, वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तीसरा ऑप्शन है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। और चौथा है विकास अधिगम का समानार्थक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा जो अधिगम के बीच संबंध का जो सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है कि जो विकास प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस बारे में वे विशिष्ट तथा प्रभावी विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, यानी कि आपके जो लेव वाइगोत्स्की साहब हैं, कि जो संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति होती है वो सामाजिक है, न कि संज्ञानात्मक। ठीक है। ये कौन कहता है? आपके वाइगोत्स्की साहब कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। ठीक है। यानी कि किस प्रकार से एक जो अध्यापिका है वो बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। पहला ऑप्शन है आपका बच्चों के विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनके हल करते समय सहयोग देना। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए, उनको मौके देंगे यानी कि आप अवसर देंगे। यहाँ पर अवसर की बात हो रही है, मौके देने का मतलब अवसर से है। तो यहाँ पर यह आंसर आपका पॉजिटिव हो सकता है, बट हम लोग और भी ऑप्शन देखेंगे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। जहां पर पुरस्कार देना आता है फ्रेंड्स, ये आपका निगेटिव होता है, पहले ही हमने बताया है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये आपका बिल्कुल गलत होता है। ठीक है। और आपका चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के समाधान सही उपलब्ध कराना। तो यह जब आप सही समस्याओं के समाधान जब उपलब्ध करा देंगे तो बच्चा खुद से क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे पॉजिटिव आंसर बन रहा है कि जो बच्चे हैं, अध्यापिका जिसे बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है, तो सबसे अच्छा होगा कि बच्चे को आप अवसर दीजिए समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब मौके देना है यानी कि अवसर ढूंढना है, तो यही आपका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। ठीक है। उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है। यानी कि जो एक छात्रा है वो एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है और उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है। ठीक है। तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह यानी कि जो उसके दिमाग, यानी कि जब वो प्रकरण उसका समाप्त हो जाता है तो उसके दिमाग में कुछ उत्पन्न होते हैं प्रश्न, तो उस प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। ठीक है। तो वह पहला ऑप्शन है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब देखिए उसके मन में जो उसके क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है, उसको वो प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पर केंद्र बिंदु से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर भी। तीसरा है
प्रेक्षण अधिकगम, ठीक है, सुनिश्चित कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो एक छात्रा है, ठीक है, वो प्रकरण के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसके बाद एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, ठीक है। फिर उस प्रस्तुतिकरण जब उसकी समाप्त हो जाती है, तो उसके जो दिमाग है उसमें उत्पन्न होने वाले जो प्रश्न है, ठीक है, उसको प्रस्तुत करती है। तो वो अपने विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की वो कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो इतने लॉन्ग है कि मैं क्या ही बताऊं, बट कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चन पेपर में देखिए, जब पेपर 2 की बात आप करते हैं तो ऐसा ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट अच्छे से करेंगे, तभी वहां पर आप फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप अगर प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के, तो आप वहां पे कर ही नहीं सकते हैं। 2 घंटा का एग्जाम होगा आपके, जो भी 2 घंटा या 2.5 घंटे, ठीक है। तो वहां पर देखिए एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट आपके रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जल्दीबाजी में इधर का उधर आंसर कर देंगे तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका को, ठीक है, यानी कि जो एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थी केंद्रित का मतलब है कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लास, यानी कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, ठीक है। इसमें अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए जब आप मुकाबला यानी कि कंपटीशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका निगेटिव होता है कंपटीशन करना, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनके लिए आकलन करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका निगेटिव होगा, क्योंकि जब मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान का प्रयोग करेंगे, और आपकी ये बात हो रही है 6 to 8 की बात की, ठीक है, जब बाल केंद्रित पद्धति की बात हो रही है कक्षा कक्ष की, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा कर उसे प्रदर्शित करना और तक बच्चों को वैसा करने का दिशा निर्देश देना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बच्चा आपके दिशा निर्देश करे, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं हो पाएगा एक बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा कक्ष में, ठीक है। और चौथा है कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित करना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स, यह है भी, ठीक है, कि जब आप एक शिक्षार्थी कक्षा कक्ष में अध्यापिका के लिए सर्वोत्तम विधि इस प्रकार की देखिए जो पद्धति होती है, ठीक है, उसका नियोजित करना कि जिसमें जो शिक्षार्थी है वो स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4 ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनका, ठीक है, विशिष्ट समूह उनका आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहयोग मिलता है। यानी कि आपको बताना है कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह जो होता है उनका आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। यानी कि जो लड़के होते हैं वाद विवाद में ज्यादा निकल जाते हैं, लड़कियां थोड़ी सी पीछे हो जाती हैं, तो इसमें आनुवंशिकता का कारण होता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहयोग मिलता है, ठीक है, आपसे किसमें सबसे अधिक सहयोग मिलता है। पहला ऑप्शन है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसके कारण होता है, तो ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है फिर से एक बार इसको समझते हैं कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है भाई, लड़कियों को सेवा भाव से ही तैयार किया जाता है, ठीक है। और जबकि जो लड़के हैं, ठीक है, उनको रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आपका थर्ड ऑप्शन है आपका कि यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। और चौथा है कि सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित होती है, ठीक है, जो कला विषय है उनके लिए अंतर्निहित होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रावधान के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है,
इसमें देखिए जब आप बालक की सामाजिक लड़की जब प्रथम पाठशाला उसका जो परिवार होता है, समाज होता है, जिसमें सामान्यतः देखिए जो लड़कियां होती हैं उनको सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि जो लड़के होते हैं, ठीक है, उनको रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, हतोत्साहित यानी कि तुम लड़के हो, तुम लड़कियों की तरह मत रहो। ठीक है, हतोत्साहित किया जाता है। देखिए, जबकि जो लड़के होते हैं उनको रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, देखिए जो इस प्रकार के लड़के एवं लड़कियां होते हैं उनमें देखिए योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। ठीक है, और लड़के लड़कियों में भेदभाव रखना किसी तथ्य या तर्क पर आधारित न होकर स्वार्थ व रूढ़िबद्धता से बने झूठे भ्रम पर यह आधारित होता है। तो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यही आपका होगा भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कार्य व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा या फिर सकता है। ठीक है, यानी कि जो गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है उनके अनुसार वह कार्य व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान दे सकता है। पहला ऑप्शन है संगीतमय, दूसरा है अंतःवैयक्तिक, तीसरा है आध्यात्मिक, चौथा है भाषा विषयक। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपके गार्डनर की बात आती है बहुबुद्धि सिद्धांत की, ठीक है, तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति के आत्मबोध हेतु, ठीक है, अंतः वैयक्तिक सर्वाधिक योगदान देगा, यानी कि जो अंतः वैयक्तिक है, ठीक है, अंतः वैयक्तिक यानी कि खुद में, क्योंकि आत्मबोध वो खुद का बोध यानी कि खुद को वो समझ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंतः वैयक्तिक सर्वाधिक योगदान देगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसमें जो योग्यता होती है इसके द्वारा व्यक्ति जो है वो एक दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध बनाता है। ठीक है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अंतः वैयक्तिक होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया वजह से घटित होता है। दूसरा है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा ऑप्शन है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। और चौथा है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो बाल विकास का एक सिद्धांत है, ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया वजह से घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, यानी कि जो वाइगोत्स्की तथा पियाजे हैं, ठीक है, इन दोनों के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता या फिर एक अंतर क्या है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, दूसरा है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, और चौथा है कि बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराना, और चौथा है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे प्रमुख अंतर है, ठीक है, वो आपका भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण है। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन आपका थर्ड होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने क्या बताया, ठीक है, देखिए जब यहाँ पर भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके जो दृष्टिकोण है, ठीक है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ आपको कि जो वाइगोत्स्की है फ्रेंड्स, उनके अनुसार भाषा एवं चिंतन के संबंध में हर प्रकार के जो विकास है, ठीक है, उसमें समाज का विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान ये मानते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके वाइगोत्स्की साहब हैं ये समाज के बारे में महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं उनके भाषा विकास में। ठीक है, लेकिन जो आपकी पियाजे साहब है, ठीक है, उनके अनुसार जब बालक जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं, वो इन क्रियाओं की सहायता से वह अनुभव व योग्यता प्राप्त करता है, यानी कि वो जन्म लेता है तभी से उसके भीतर एक जन्मजात यानी कि सहज क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इन क्रियाओं की सहायता से वो अनुभव और योग्यता प्राप्त करता है। तो भाषा और चिंतन के बारे में दोनों के दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकृति पालन पोषण
वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? पहला ऑप्शन है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। और दूसरा है कि बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब प्रकृति पालन पोषण और वाद विवाद के संदर्भ में बात की जा रही है तो ये दोनों ही आपके निगेटिव होंगे यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा है कि एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और चौथे ऑप्शन की तरफ चलेंगे फ्रेंड, देखते हैं चौथा क्या है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल सही होगा कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद में वंशानुक्रम तथा परिवेश जो है वो अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और चलिए फ्रेंड्स, इतना काफी है इसके लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ठीक है, यानी कि बताना है कि निम्नलिखित, यानी कि 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि आप किसमें से सहमत है। ठीक है, पहला है अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। और चौथा है कि अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे स्पष्ट है इसमें, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है कि जो अधिगम है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है और यही आपका राइट ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूल धार है यह है कि, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है इसके पीछे मूल धार क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। जब मानकीकृत की बात आती है तो यहाँ पर निगेटिव होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। जब समावेशी कक्षा की बात आती है, ठीक है, शिक्षा की, तो देखिए उसमें सभी बच्चों को एक समान भाव से रखना है, ना कि जो पिछड़े बच्चे हैं उनको आप ज्यादा सम्मान दे दें, ज्यादा यानी कि व्यवस्था दे दें उनको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और चौथा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब आप समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, इसका मूल धार यह है कि जो समाज है वो, ठीक है, उसमें विभिन्नता है और जो विद्यालय है इसको इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? ठीक है, यानी कि जब आप एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में, ठीक है, स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से आप क्या देखा जाएगा? पहला ऑप्शन है एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा। देखिए अंकों के साथ सहसंबंध कराना ये आपका निगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जो शिक्षण अधिगम में आकलन है, ठीक है, इसको नकारना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपका तो निगेटिव हो गया। चौथा है कि विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होते हैं। और चौथा है विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनकी भूमिका में विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पर आपसे सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बात कर रहा है, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह में बच्चे यह अवलोकन करना, पहला ऑप्शन है कि यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। और तीसरा ऑप्शन है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। और चौथा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण को देना। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ मानकीकृत ये दोनों ही नहीं होगा, और यहाँ पर जो अवलोकन करना कि बच्चे समूह में कार्यों साथियों के साथ किस प्रकार से करना है, तो ये सब आपके नेगेटिव होंगे। जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जो बच्चा है उसके विस्तृत रूप का अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को यानी कि समस्याओं का समाधान करता है, यानी कि समस्याओं का जब हल करता है। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए सृजनात्मक बच्चों के लिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को कार्याविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। और तीसरा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। और चौथा है कि लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास कर सीख जाएंगे, क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, जब उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनकी गलतियों का चिंतन उनके अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो विद्यार्थी गलतियों को सुधारने व मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होते हैं, ठीक है, जो उनकी अंतर्दृष्टि है वही उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। देखिए, आज के क्वेश्चन आ रहे हैं सहमत वाले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2015 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, आप किससे सहमत हैं। पहला ऑप्शन है एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। और तीसरा ऑप्शन है कि एक बच्चे की असफलता के लिए घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। तो ये बिल्कुल गलत होगा। और यहाँ पर आपके जो मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा आर्थिक स्तर में कमी के कारण बताया है, ये भी आपका गलत होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और चौथा पहला क्या दिया था कि एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा तो वो किसी और को दोष यहाँ पर देना गलत होगा कि बच्चा अनुत्तीर्ण हो रहा है। ठीक है, और चौथा है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। यानी कि मान लीजिए जब बच्चा फेल हो रहा है, ठीक है, तो उसकी एक खुद की असफलता है फ्रेंड्स, और जो व्यवस्था है, ठीक है, और जो बच्चे की प्रतिक्रिया है, इसमें इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है वो। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि पहला ऑप्शन है अध्यापिका की मनोदशा, दूसरा है बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, तीसरा ऑप्शन है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, और चौथा है बच्चे के निष्पादन का स्तर। देखिए, जब बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन जब होता है, ठीक है, तो वो बच्चे के निष्पादन के स्तर में वो निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ आपके 30 कितने सही हुए हैं, ठीक है, कितने गलत हुए हैं। और ये जितने भी हम आपको क्वेश्चन पेपर कराए हैं फ्रेंड्स, ये आपके पेपर 2 के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो पेपर 1 की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे ये हमने लेवल 1 लेवल 2 दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग कर लीजिए। हमारे चैनल है लर्न विद अल्पना, ठीक है,
है। तो अगली क्लास के लिए आप लोग फ्रेंड्स इसको यानी कि पढ़ने के बाद आप लोग सीडीपी की क्लास लेने के बाद आप लोग एसएसटी के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। जल्दी ही उसकी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है, अपने चैनल लर्न विथ अल्पना पर। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में यानी कि एसएसटी की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।